हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। इससे पहले की क्लासेस में हमने इंग्लिश का बेसिक खत्म किया था, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने शुरू किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं और एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब। तो सबसे पहली बात, एडवर्ब होता क्या है? देखो, जैसे हमने देखा था एडजेक्टिव जो है विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? तो किसी नाउन या नाउन की जगह लेने वाले प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, लेकिन बाकी चीजों की विशेषता बतानी होगी तब कौन बताएगा? जवाब है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब किसकी किसकी विशेषता बताता है या किसकी किसकी मीनिंग को मॉडिफाई करता है? तो तीन चीजें आती हैं। एक तो एडवर्ब में क्या है? एड लगा है यानी किसकी? एडजेक्टिव की बताएगा। ठीक है, वर्ब लगा यानी किसकी? वर्ब की बताएगा। और पूरे पूरे ये एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, मतलब अपने साथी और बंधुओं की भी विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो एडवर्ब जो है तीन चीजों की विशेषता मेनली बताता है। एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, तीन चीजों की। ठीक है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, सॉरी एडवर्ब। ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको ध्यान रखिएगा। क्या किसकी किसकी मीनिंग को मॉडिफाई करेगा? वर्ब की मीनिंग को, एडजेक्टिव की मीनिंग को और किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को। कैसे? एग्जाम्पल से समझिएगा। लिखा है शी इज वॉकिंग स्लोली। शी इज वॉकिंग स्लोली, वो वॉक कर रही है कैसे? स्लोली। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि स्लोली क्या है, कैसे पता चलेगा? देखो, स्लोली वो क्या कर रही है? वॉक कर रही है। क्या कर रही है? वॉक कर रही है। वॉक करने का काम शी ने किया। शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। शी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है? इज। और इज देख के आप क्या समझे कि कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो है वॉकिंग, इसी को बोलते हैं हम मेन वर्ब। ठीक है, और ये जो वॉकिंग का काम है वो कैसे हो रहा है? स्लोली हो रहा है। ठीक है, वॉकिंग का काम कैसे हो रहा है? स्लोली हो रहा है। तो स्लोली यहाँ क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है। स्लोली कौन सा काम हो रहा है? वॉकिंग हो रहा है। या वॉकिंग कैसे हो रहा है? स्लोली हो रहा है। नेक्स्ट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो, शी है आपका प्रोनाउन, सब्जेक्ट है। ठीक है, और शी कैसी है? तो इंटेलिजेंट है। शी की विशेषता कौन बता रहा है? इंटेलिजेंट। प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है, लेकिन वेरी किसकी विशेषता बता रहा है? किसके लिए है वेरी? बहुत क्या है वो? इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट सिंस एडजेक्टिव है तो उसकी विशेषता बताने वाला वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, ऐसे तीसरा एग्जांपल है शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। अभी तक क्या था? शी इज वॉकिंग स्लोली। स्लोली क्या था? एडवर्ब। स्लोली भी कैसे? वेरी स्लोली। तो यहाँ पे ये जो वेरी हो गया वो क्या है? फिर से एडवर्ब है। स्लोली भी अपने आप में एडवर्ब ही है, क्योंकि वो वॉकिंग की विशेषता बता रहा है, वॉकिंग के लिए लगा हुआ है। ओके, तो इन तीन एग्जांपल्स के थ्रू आपने समझा कि एडवर्ब किस तरह से किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, अगली बात, अगली बात क्या कहता है कि कुछ एडवर्ब्स जो है वो क्या करते हैं? किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आके पूरे पूरे सेंटेंस की मीनिंग को मॉडिफाई करने लगते हैं। ठीक है, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आके पूरे पूरे सेंटेंस की मीनिंग को मॉडिफाई, यानी पूरे सेंटेंस के लिए आते हैं। ठीक, ये भी क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। ठीक, और ये एडवर्ब होते कौन कौन से हैं? तो कुछ शब्द हैं जैसे कि फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकीली, अनलकीली, ये सारी चीजें। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक शब्द आया है, कॉमा लगा है, फिर पूरा सेंटेंस है, तो ये शब्द क्या होगा? आपका एडवर्ब होगा। ठीक है, अगर मैं कहती हूं बिसाइड्स आई डोंट लाइक पार्टीज टू। ठीक है, तो यहाँ पे बिसाइड क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर एक शब्द है, फिर कॉमा है, फिर पूरा सेंटेंस है, तो वो शब्द क्या होगा? आपका एडवर्ब रहेगा। ठीक है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे तो आपसे पूरा पूरा नहीं पूछता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो क्या पता पैटर्न थोड़ा बदले और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपसे पूछने लगे, तो उस टाइम के लिए याद रखिएगा ये चीजें। ओके, फॉर्चुनेटली आई रीच देयर, यहाँ पे फॉर्चुनेटली क्या है, एडवर्ब है। अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड द एग्जाम, अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड द एग्जाम, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या है, आपका एडवर्ब है। फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यशाली रूप से, और अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यशाली रूप से। ठीक है, अगली बात, कुछ टाइम का नहीं मतलब समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, ये जो एडवर्ब है वो प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता दिखता है, प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताते दिखता है। कैसे? जैसे मैं बोलूं, द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस, द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस, जो हेलीकॉप्टर है वो उसके घर के ठीक ऊपर, होवर मतलब मंडराना, ठीक ऊपर मंडरा रहा था, या जो हेलीकॉप्टर है वो उसके घर के ठीक ऊपर मंडराया। तो यहाँ आप देखोगे हिज हाउस के पहले ओवर जो है वो क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। हमेशा ध्यान रखना, प्रीपोजिशन ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उनकी पोजीशन बताते हैं। तो अगर यहाँ पे हिज हाउस है, हिज हाउस के पहले जो लगा है छोटा सा शब्द ओवर, वो आपका प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, तो ओवर कहाँ, एग्जैक्टली ठीक उसके घर के ऊपर। हमने पहले बोला कि उसके घर के ऊपर मंडरा रहा था, वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें, बिल्कुल ठीक उसके घर के ऊपर मंडरा रहा था। ठीक है, तो हमने एग्जैक्टली लगा दिया प्रीपोजिशन के पहले। तो एग्जैक्टली कभी कभी, एग्जैक्टली क्या मतलब, एडवर्ब जो है वो कभी कभी प्रीपोजिशन के लिए भी आता हुआ दिखता है, प्रीपोजिशन की विशेषता बताते हुए भी दिखता है। नेक्स्ट हमें बात करनी है टाइप्स या काइंड्स ऑफ एडवर्ब की। तो सबसे पहला जो एडवर्ब आता है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कोई काम जो है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई काम कैसे हो रहा है, कैसे का मतलब देगा। ठीक, कैसे हो रहा है, ब्रेवली हो रहा है, करेजियसली हो रहा है, स्लोली हो रहा है, फास्ट हो रहा है, नीटली हो रहा है, वाइजली हो रहा है, या फुलिशली हो रहा है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब कोई काम कितना हुआ है, कितना। ठीक, क्वांटिटी बताता है, ये एडजेक्टिव है किसी दूसरे एडवर्ब की। वेरी मच, लिटिल, अ लिटिल, फेयरली, रादर, टू, फुल्ली, कंप्लीटली, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अगला आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो कोई काम कहाँ हुआ है, कहाँ हो रहा है। ठीक, हियर, देयर, नो वेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, इन, आउट, अबव, बिलो। अब आप कहोगे इन, आउट, अबव, बिलो, ये सब तो प्रीपोजिशन होते हैं, छोटे छोटे शब्द हैं, नाउन और प्रोनाउन के आगे लग के उनकी पोजीशन बताते हैं। तो ध्यान रखेंगे वही अंतर हो जाता है, अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ लगे तो प्रीपोजिशन होंगे, अदरवाइज वो एडवर्ब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई काम कब हुआ है कोई काम कब हुआ है, आज हुआ है, कल होगा, या बीते हुए कल में हुआ। ठीक, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार हो रहा है, कितने टाइम के पीरियड में वो फिर से दोहरा रहा है। एक बार हो रहा है, वंस हो रहा है, दो बार हो रहा है, हमेशा हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। ठीक है, एवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाते हैं। ओके, अगला आता है एडवर्ब ऑफ रीजन, जो रीजन देने का काम करेंगे वो हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ रीजन, लाइक हेंस एंड देयरफॉर। ठीक है, अब आप कहोगे हेंस एंड देयरफॉर तो कभी हमने कंजंक्शन भी पढ़ा हुआ है, तो हेंस और देयरफॉर कंजंक्शन जब होंगे तो वो जोड़ने का काम करेंगे, और रीजन दे रहे होंगे तो आपका एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन मतलब हामी भरना, नेगेशन मतलब नहीं करना। ठीक है, तो जो आपके यस नो वाले शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन होते हैं। जो नॉट लगा होता है, जो सर्टेनली लिखा होता है, वो सब क्या है, अफर्मेशन एंड नेगेशन वाले एडवर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एडवर्ब है, यानी कि इंटरोगेट करेगा, है ना, क्वेश्चन पूछेगा। तो कौन से शब्द होते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, सिर्फ इतने ही होंगे। कोई काम कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब भी आप वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ बोलोगे तो यही पूछेगा कि वो जो एक्शन हुआ है, वो जो वर्ब है, वो कब परफॉर्म हुई है, कहाँ परफॉर्म हुई है, कैसे परफॉर्म हुई है, और क्यों परफॉर्म हुई है। तो वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ध्यान रखना ये वाले आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन में नहीं दिखेंगे, इंटरोगेटिव वाले में। ठीक है,
अगला आता है रिलेटिव, तो यही सारे वर्ड्स जो है रिलेट करने का काम भी करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मैं बोलूं वेयर है, ठीक है, तो वेयर के भी दो मतलब है, एक तो हो जाएगा कहाँ, जब कहाँ होगा तो क्वेश्चन पूछेगा, और जब रिलेट करेगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, जहां। ओके, व्हेन की भी दो मीनिंग है, एक तो होता है कब और दूसरा होता है जब। ठीक, वाई की भी दो मीनिंग होती है, एक तो होता है क्यों, दूसरा होता है ज्यों। ज्यों मतलब जब आप रीजन देते हो, दिस इज वाई आई हैव कम हियर, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। तो वहां पे जो वाई है वो क्वेश्चन नहीं पूछा, रिलेट कर रहा है। ठीक है, हाउ, हाउ का भी दो है, कैसे और जैसे। ठीक, तो जब क्वेश्चन पूछेगा तो क से होगा, जब रिलेट करेगा तो ज से मीनिंग आती है। ठीक है, नाउ कुछ और वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, वहीं दूसरा सेंटेंस है ही हिट द बॉल हार्ड। एक सेकेंड आपके सामने दो सेंटेंस है, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, ही हिट द बॉल हार्ड। दोनों ही सेंटेंसेस में हार्ड आया है, लेकिन हार्ड पहले वाले में आपका एडजेक्टिव है, दूसरे वाले में एडवर्ब है। क्यों और कैसे समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसा है, हार्ड है। ठीक है, हार्ड कौन है, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है आपका, नाउन है। ठीक, नाउन ये कैसा है, हार्ड है, तो ये हार्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वही अगर मैं बोलती हूँ ही हिट द बॉल हार्ड, उसने बॉल को तेजी से मारा, तो हार्ड उसने क्या किया, हिट किया है। हार्ड क्या किया, हिट किया। हिट इज अ वर्ब, तो वर्ब के लिए आने वाला एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, तो आप कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए शब्दों का रट्टा नहीं मारेंगे कि ये शब्द ये वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। बस आपको देखना है कौन किसके लिए आया है, कौन कैसा काम कर रहा है, अकॉर्डिंगली आप डेफिनेशन के हिसाब से चूज कर लोगे कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यू आर अ फास्ट लर्नर। यू आर अ फास्ट लर्नर, आप क्या हो, फास्ट लर्नर हो, तेजी से सीखने वाले हो। लर्नर आपका होता है नाउन। लर्नर, लर्न मतलब सीखना, लर्नर मतलब सीखने वाला, तो सीखने वाला जो भी है वो तो नाउन है। ठीक है, तो नाउन कैसा है, नाउन फास्ट है। फास्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वही मैं बोलूं यू लर्न फास्ट, आप तेज सीखते हो, तो आप फास्ट क्या करते हो, लर्न करते हो। लर्न है वर्ब, तो फास्ट हो गया एडवर्ब। ओके, ऐसे ही देयर इज अ लिटिल मिल्क, देयर इज अ लिटिल मिल्क। अ लिटिल का बात मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और क्या था, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। आई एम सॉरी। ठीक, तो लिटिल और फ्यू का मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव में। एडवर्ब भी होते हैं ये, तो बस आपको देखना है कि कैसे एडवर्ब होते हैं। मैंने लिखा देयर इज अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल क्या है, मिल्क है, मिल्क आपका क्या है, नाउन है, तो अ लिटिल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वही मैं बोलूं ही वाज अ लिटिल हैप्पी, वो थोड़ा सा खुश था। ठीक है, वो क्या था, थोड़ा सा खुश था। तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्या था, वो खुश था, हैप्पी। हैप्पी क्या होता है, हैप्पी आपका एडजेक्टिव है। क्यों, वह कैसा था, तो खुश था। ही है प्रोनाउन, उसके लिए आया हैप्पी, ये हो गया एडजेक्टिव। तो लिटिल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव के आने वाला, के लिए आने वाला एडवर्ब होता है। ऐसे अगर मैं बोलती हूँ देयर आर इनफ बॉयज हियर, यहाँ पर काफी लड़के हैं, काफी कौन है, लड़के हैं। बॉयज है आपका कॉमन नाउन, तो इनफ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वैसे मैं बोलूं आई एम रिच इनफ, मैं काफी धनी हूं। मैं कैसा हूं पहली बात बताओ, तो मैं धनी हूं। रिच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और कितना धनी, तो काफी धनी, तो एडजेक्टिव के लिए जो आया वही इनफ क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एक बार फिर से इन सारे एग्जांपल्स को देख लीजिए और समझ लीजिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये सेम वर्ड जो है वो आपका एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, डिपेंड किस पे करता है कि किसके लिए आ रहा है। ओके अगली बात, अब कुछ वर्ड्स हैं
जो आपको एडवर्ब की तरह यूज होते हुए भी दिखेंगे और प्रीपोजिशन की तरह यूज होते हुए भी दिखेंगे। वैसे आपने अभी प्रीपोजिशन पढ़ा नहीं है, तो अभी आप इतनी सी बस बात याद रखिए कि कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के आगे लग के उनकी पोजीशन बताते हैं। ठीक है, जैसे इन हो गया, जैसे एट हो गया, विथ हो गया, बाई हो गया, अबव हो गया, थ्रू हो गया, बहुत सारे शब्द है छोटे छोटे। ठीक है, लेकिन अब यही शब्द आपके एडवर्ब भी होते हैं, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सा एडवर्ब है, कौन सा प्रीपोजिशन है? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ आया तो प्रीपोजिशन होगा, अदरवाइज वो एडवर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ ये है, द डॉक्टर इज इन द केबिन। मैं कह रही हूं द डॉक्टर इज इन द केबिन, और वही मैं बोल रही हूँ द डॉक्टर इज इन। दोनों में इन लगा है, लेकिन एक है प्रीपोजिशन, एक है एडवर्ब। क्यों है प्रीपोजिशन और क्यों है ये एडवर्ब? तो देखो, इन जो है किसके साथ लगा है? केबिन के साथ। केबिन जो कि क्या है? एक नाउन है। नाउन के साथ लगा है तो प्रीपोजिशन, अकेले आया है तो एडवर्ब। अब यहाँ दोनों इनका मीनिंग भी अलग अलग है। अगर आप ध्यान दे तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? डॉक्टर केबिन में है, जबकि यहाँ हम क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अंदर है ना। तो एक इनका मीनिंग आ रहा है में, और दूसरे का मतलब आ रहा है अंदर। तो आप यही चीज ध्यान रखेंगे कि अगर ये किसके साथ आ रहा है? नाउन या प्रोनाउन के साथ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा? एडवर्ब होगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम रूल्स। रूल्स में जो पहला आता है वो आता है वेरी और मच का। वेरी और मच, हम अपने डेली दिनचर्या की जो भी बातें होती है वहां वेरी और मच का यूज बहुत करते हैं। थैंक यू वेरी मच बोलते हैं, है ना। तो वेरी मच के रूल्स होते हैं कुछ यूज करने के, उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो वेरी है वो आप यूज करते हो पॉजिटिव डिग्री के साथ। नाउ पॉजिटिव डिग्री क्या है? तो एडवर्ब में आपको बताया, सॉरी एडजेक्टिव में आपको बताया था कि एडजेक्टिव मतलब क्वालिटीज की बात करते हो, और जब क्वालिटीज है तो भाई तुलना होगी ही। तो जो उसका बेस फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, जैसे गुड। ठीक है, फिर कंपैरेटिव फॉर्म आता है, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जिसे बोल ठीक, बेटर हो गया, गुड का बेटर। और ऐसे ही क्या है? सुपरलेटिव, जो सबसे ऊपर टॉप पे आपकी क्वालिटी को रखते हैं, टॉप नॉच क्वालिटी है आपकी, तो आप वो क्या हो जाएगा वहां? सुपरलेटिव डिग्री। तो आप क्या हो जाओगे? बेस्ट हो जाओगे, गुड बेटर बेस्ट। ठीक है, तो वेरी को आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज करते हो, जबकि मच को किसके साथ यूज करोगे? कंपैरेटिव के साथ। फॉर एग्जाम्पल, राम इज वेरी वाइज, राम बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, अगर यहाँ वाइजर करते तो वेरी गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि वेरी का यूज किसके साथ होता है? पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। तो राम इज वेरी वाइज सही है। अगर मैं बोलती हूँ सोहन इज मच वाइजर देन आई, सोहन मेरी तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है, तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन के साथ हम मच लगाते हो तो क्या हो जाएगा? सोहन इज मच वाइजर देन आई। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज, मान लो कि अगर मच को यूज हमने किया कंपैरेटिव के साथ, तो क्या उसके साथ हम वेरी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी मच यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? रेखा इज वेरी मच मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पे कंपैरेटिव थी मोर ब्यूटीफुल, उसके पहले हमने लगाया मच, और अगर मच लगा है चाहते हैं तो वेरी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रेखा इज वेरी मच मोर ब्यूटीफुल देन शांति। अगली बात, अब देखो वेरी और मच दोनों को ही हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, वेरी और मच दोनों को ही हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी लगा सकते हैं। अगली बात, वेरी का यूज हम किसके साथ करते हैं? देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। प्रेजेंट पार्टिसिपल अब क्या होता है? सिंस आपने भी नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होता है ना कि अगला जो हमारा चैप्टर होगा हमारा वर्ब ही होगा, तो वर्ब में हम फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ध्यान रखिएगा। देखो ये है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1 होता है। दूसरा पार्ट होता है हमारा जीरंड। जीरंड क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तीसरा पार्ट क्या है? पार्टिसिपल।
पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल के 3 फर्दर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को बोलते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल होती है थर्ड फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है, अभी खाली इतना ध्यान रखिए कौन क्या होता है। तो जैसे हमने देखा वेरी किसके साथ यूज करते हैं हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म के साथ। अगर आईएनजी फॉर्म के साथ लगाना है तो हम वेरी लगाएंगे, और अगर थर्ड फॉर्म के साथ लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको चाहो तो रहने दो, स्क्रीनशॉट मत लो, क्योंकि अभी जब नोट्स मिलेगी आपको वर्ब वाली तो वहां पे सारा कुछ लिखा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग, ठीक है, द स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते वेरी हटाओ यार मच लिख देते हैं, मच इंस्पायरिंग गलत हो जाएगा। अगर इंस्पायरिंग है आईएनजी फॉर्म है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, वेरी ही लगाएंगे। द स्टोरी वॉज मच इंस्पायर्ड बाई रियल इंसिडेंट्स, मच यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड फॉर्म है तो मच लगेगा। तो आपने क्या जाना, देखो पहला वेरी और मच के बारे में क्या जाना कि जो वेरी है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ लगता है, वाइल मच आपका कंपैरेटिव के साथ लगता है। अगली बात हमने की कि दोनों को ही हम सुपरलेटिव के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात हमने क्या की, वेरी को किसके साथ लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म के साथ लगाते हैं, और मच को किसके साथ लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम लगाते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला, अब इसी का एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि देखो कुछ थर्ड फॉर्म ऐसी हैं जिनके साथ मच नहीं लगता है, वेरी लगता है। वो थर्ड फॉर्म है कौन कौन सी, प्लीज्ड, टायर्ड, डिजेक्टेड, कंटेंटेड, ठीक है, प्लीज्ड, टायर्ड, डिजेक्टेड, कंटेंटेड, ये ऐसी थर्ड फॉर्म है जिनके साथ हम क्या लगाते हैं, वेरी लगाते हैं, मच नहीं लगाते हैं। चौथी बात क्या कहता है, मच और वेरी मच दोनों को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम मच को भी यूज कर सकते हैं, वेरी मच को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं आई लाइक हिम मच या आई लाइक हिम वेरी मच, दोनों ठीक है, दोनों चलेगा, ठीक है, आई लाइक हिम वेरी मच या आई लाइक हिम मच। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तब वहां पे हम वेरी मच नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ आई डू नॉट लाइक हिम वेरी मच, गलत हो जाएगा, ओके। अगर नेगेटिव है तो वहां पे आप वेरी मच नहीं लगाते हो, सिर्फ क्या लगाते हो, मच लगाते हो। तो आपने क्या जाना, पॉजिटिव सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव है तो वहां पे आप चाहे मच लगाओ वेरी मच लगाओ दोनों चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव है तो सिर्फ मच चलेगा। ही डज नॉट रीड इंग्लिश मच। ओके, रूल नंबर 2 बात करता है टू की, TOO, टू, ठीक। टू मतलब होता है बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट। अगर मैं बोलूं यू आर टू ब्यूटीफुल, यार यू आर टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल मतलब तुम एक सीमा के परे खूबसूरत हो, यानी कि यहाँ मैं अब सार्कास्टिक हो गई। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सार्काज्म कर रही हूँ, अरे तुम तो इतनी सुंदर जितनी तुम्हें होना भी नहीं चाहिए। टू का ये मीनिंग होता है, या टू हैंडसम, इतने खूबसूरत हो तुम कि जितना तुम्हें होना भी नहीं चाहिए, सार्काज्म है, ठीक है। तो कभी भी आज के बाद तारीफ करने के लिए टू मत लगाना। टू मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग आ जाती है इसकी। अगर मैं बोलूं राम इज टू रिच, मतलब राम इतना धनी है जितना उसको होना नहीं चाहिए, यानी राम धनी नहीं है। इसका मीनिंग क्या आया, राम धनी नहीं है। इसलिए अगर आपको कुछ पॉजिटिव बोलना है, आप बोल रहे हो तो बोलोगे राम इज वेरी रिच, ठीक है। आई एम टू हैप्पी टू सी यू। अगर आप किसी के घर नहीं, मान लो अगर कोई आपके घर आता है और आप खुश हो गए देख के और आप कहते हो आई एम टू हैप्पी टू सी यू, अगर सामने वाले बंदे को अंग्रेजी सही से आती है एक थप्पड़ मार के वापस चला जाएगा। ओके, आई एम टू हैप्पी टू सी यू मतलब मैं तुमको देख के इतना खुश हूं जितना मुझे होना ही नहीं चाहिए, दैट मीन्स मैं तुमको देख के खुश नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, ओके, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू बोलते हैं। तो टू मतलब बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट, और नेगेटिव में मीनिंग आती है इसकी। अब मान लो एक सेंटेंस है आपका जिसमें
टू एंड टू इस टाइप से लिखा है, ठीक। तो उसका ये है आपका सेंटेंस और ये है उसकी मीनिंग। अब ये स्ट्रक्चर्स का क्या है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतना वीक है कि वॉक नहीं कर सकता, ठीक है, वो इतना वीक है कि वॉक नहीं कर सकता, ही इज टू वीक टू वॉक का। तो जब भी आपको मान लो ये आपके पेपर में आ सकता है कि एक सेंटेंस इस टाइप से लिख दे और फिर 4 ऑप्शन दे दे कि इनकी मीनिंग क्या है तो ध्यान रखिएगा, वो इतना वीक है कि वो वॉक नहीं कर सकता, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। राम इज टू वाइज टू फेल, राम इतना बुद्धिमान है कि फेल नहीं हो सकता, राम इज सो वाइज दैट ही कैन नॉट फेल, ठीक है। ये है आपका सेंटेंस और ये है उसकी क्या मीनिंग। जब आप इलेबोरेट करते हो चीजों को तो ये आती है उसकी मीनिंग। राम इज टू वाइज नॉट टू पास द एग्जाम, नॉट टू पास द एग्जाम, आप समझिएगा, राम इतना वाइज है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एग्जाम पास ना कर पाए। ऊपर आपने क्या देखा, राम इतना वाइज है कि फेल नहीं हो सकता, ठीक। तो आप कहोगे पास नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ नॉट लगा है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पास ना हो। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, राम इज सो वाइज दैट ही कैन पास द एग्जाम, मीनिंग ये निकलती है, ठीक है। तो अगर टू और टू का आपका सेंटेंस है तो उसकी मीनिंग कुछ इस तरह से निकलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। टू के आगे टू लगा हुआ दिखेगा, सो के आगे दैट लगा हुआ दिखेगा। जब कंजंक्शन आप पढ़ेंगे तो ये चीज वहां भी आपको देखने को मिलेगी। अब टू की एक मीनिंग और होती है, वो क्या होती है भाई साहब, टू की एक मीनिंग और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, भी, ठीक है, भी या ऑल्सो, इसी को और क्या बोलते हैं, एज वेल, ऑल्सो या एज वेल भी बोलते हैं। जैसे कि भाई तुम्हारी उम्र है ठीक है, किसी पर क्रश व्रश आ जाता है, चले जाते हो एक ठो गुलाब का फूल लेके, ठीक, बोल देते हो कुछ, हाँ, तो आप जवाब में क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जवाब में क्या आएगा, आप बोलते हो जाके किसी को आई लव यू मैडम, बहन जी आई लव यू, आप बोल देते हो किसी को, तो आगे जवाब में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आई लव यू टू, यही एक्सपेक्टेशन है। लेकिन भाई साहब अगर आई लव यू टू कोई बोल रहा है तो समझ जाना रंगीला है थोड़ा सा, ठीक है, रंगीन मिजाज है। क्यों, क्योंकि देखो जब इसका मीनिंग टू होता है ना, टू मतलब भी होता है उसका मीनिंग, तो जहां मीनिंग आती भी की वहीं पे आप लगाओगे। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए, दो सेंटेंस में लिख रही हूं, एक सेंटेंस है आई लव यू टू और दूसरा है आई टू लव यू, ठीक, इसमें जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए वो है नीचे वाला, आई टू लव यू। क्यों, क्योंकि ये जो टू है, ये जो भी है, वो कहाँ पे लगेगा, जहां उसकी जरूरत है। अगर मैं बोलूं आई लव यू टू, इसका मतलब मैं तुम्हें भी प्रेम करता हूं, तुम्हें भी मतलब तुम्हारे अलावा भी हैं लोग, ओके। और अगर मैं बोलूं आई टू मतलब मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, तो उम्मीद जरा देख समझ के अपनी बांधना कि तुम्हें क्या सुनना है सामने वाले से, ठीक है। तो सुनने की कोशिश ये करना, मैं भी वाला, तुमसे भी वाला नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया ऑल्सो का। अच्छा इसी का एक और देखना जरा एग्जाम्पल, आई टू टीच इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं कह रही हूं मैं भी इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं भी मतलब बाकी लोग पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ाती हूँ। दूसरा आई टीच इंग्लिश टू, शब्द वही है बस पोजीशन हमने बदल दी, आई टीच इंग्लिश टू, अब क्या है, मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, मतलब इंग्लिश के अलावा भी मैं और सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो टू जहां पे लगा उसने अपनी मीनिंग उधर ही से निकाल ली। टू का ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 क्या है, सेल्डम इफ एवर एंड सेल्डम और नेवर।
दो एडवर्ब्स हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। मीनिंग क्या है? ऑलमोस्ट नेवर, लगभग कभी नहीं। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है? बिल्कुल सेम है, लगभग कभी नहीं, ऑलमोस्ट नेवर। तो आपको इसमें याद क्या रखना है? याद यही रखना है कि अगर इफ एवर है, मतलब इफ एवर एक साथ आएगा और नेवर एक साथ आएगा, सेल्डम तो दोनों में कॉमन है। सेल्डम के साथ इफ एवर आएगा या तो और नेवर आएगा। कभी भी आपको पेपर में देना होगा, ये क्या लिख के देगा? सेल्डम, सेल्डम इफ नेवर। सेल्डम इफ नेवर जैसे कोई चीज नहीं होती है। या फिर क्या देगा? सेल्डम और एवर, वो भी कोई चीज नहीं होती। तो आप कैसे याद करोगे इसे? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके पास याद करने के लिए, क्या क्या याद करते फिरोगे? तो याद रखना क्या एक ट्रिक, फीवर। फीवर कैसे याद करोगे? देखो यहां लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इफ और आगे क्या लिख दिया? नेवर, तो याद रखेंगे एफ दिख रहा है तो वहां पे क्या होगा? एवर ही होगा और कुछ नहीं होगा। अगर एफ दिख रहा है तो वहां एवर ही होगा, नेवर कभी नहीं होगा। तो ये फीवर वाली ट्रिक से आप सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर की चीज याद रखेंगे, ठीक है। अगला रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है अगर आपके सेंटेंस में बट आया है तो उसके बाद एल्स आएगा। कैसे? मैं बोलती हूँ आई कैन टीच एनीथिंग एल्स देन हिंदी, मैं कुछ भी पढ़ा सकती हूँ, हिंदी नहीं पढ़ा सकती। इफ आई से दिस लाइन, वैसे मैं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। आई कैन टीच एनीथिंग एल्स देन हिंदी, तो ये क्या होगा? जैसे ही हम क्या यहाँ क्या लगा रहे हैं? एल्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो एल्स के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? बट लगाना पड़ेगा। आई कैन टीच एनीथिंग एल्स बट हिंदी, यानी मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ बट हिंदी नहीं पढ़ा सकता। आई कैन टीच एनीथिंग एल्स बट हिंदी, क्या ध्यान रखेंगे? एल्स के बाद क्या आएगा? बट आएगा। शायद मैंने इससे पहले कुछ उल्टा बोल दिया था क्या? अगर बोल दिया तो सॉरी, मिस्टेक, ठीक है। एल्स के बाद क्या आएगा? बट आएगा। रूल नंबर 5 पे आते हैं, विच इज ऑल अबाउट हार्ड एंड हार्डली। देखो हमारे मन में एक कॉमन परसेप्शन है ना कि कोई भी एक वर्ड है उसमें एलवाई लगा दिया तो वो एडवर्ब हो जाता है ना। तो अगर हार्ड है हम कहेंगे हार्ड एडजेक्टिव है, हार्डली एडवर्ब है, काम खत्म। ऐसा नहीं है, हार्ड की मीनिंग अलग है, हार्डली की मीनिंग अलग है, ठीक है। हार्ड मतलब क्या है? कोई काम आप कर रहे हो लेकिन बहुत कोशिश, बहुत ही एफर्ट्स डाल के कर रहे हो, वर्क हार्ड करना, ठीक है। हिट, हिट हार्ड करना, यानी कोई भी आप काम कर रहे हो, जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो बहुत ही एफर्ट के साथ कर रहे हो, तो आप वो काम हार्ड कर रहे हो। और हार्डली मतलब नहीं कर रहे हो, बहुत मुश्किल से कर रहे हो, हार्डली, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड, यानी एफर्ट के साथ वो काम कर रहा है। यू हार्डली स्पीक इंग्लिश, आप मुश्किल से इंग्लिश बोलते हो, यानी नहीं बोलते हो। तो यहाँ पे जो हार्डली है मतलब ऑलमोस्ट नॉट, बिल्कुल नहीं बोल रहे हो, ओके। नंबर 6 बात करता है प्रेजेंटली और जस्ट नाउ की। प्रेजेंटली और जस्ट नाउ की। प्रेजेंटली आपको लगेगा कि वर्तमान में, लेकिन गलत। प्रेजेंटली मतलब नियर फ्यूचर, बस तुरंत अभी होने वाला है, मतलब फ्यूचर में होने वाला। और जस्ट नाउ मतलब नियर पास्ट। जैसे मैं बोलूं ही हैज कम जस्ट नाउ, वो जस्ट अभी अभी आया है, यानी आने का काम हो चुका है, बिल्कुल बगल में, पास्ट में, ठीक है। ही हैज कम जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी अभी आया है। और आई शैल गो प्रेजेंटली, मतलब मैं जाऊंगा, थोड़ी देर में जाऊंगा। यानी कि प्रेजेंटली क्या है आपका? नियर फ्यूचर है, जस्ट नाउ क्या है? नियर पास्ट है, ओके। ये दोनों मीनिंग अलग अलग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट और लेटली। लेट देरी, देर, ठीक है, देरी से कोई काम हुआ। और लेटली मतलब हाल फिलहाल में, याद रखिएगा। लेटली मतलब क्या होता है? हाल फिलहाल में। इफ यू गाइज आर मेकिंग नोट्स तो प्लीज लिख लीजिएगा, लेटली मतलब हाल फिलहाल में, ओके। शी वॉज पनिश्ड, शी केम लेट, उसे सजा मिली, वो लेट आई थी, लेट, ठीक है। और लेटली मतलब क्या होता है? हाल फिलहाल में। आई हैव नॉट सीन हिम लेटली, मैंने उसे हाल फिलहाल में नहीं देखा है। लेटली का एक मतलब और क्या? रिसेंटली भी होता है, ठीक है। तो और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जो लेटली है, लेटली है वो किसके साथ यूज होता हुआ दिखेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता हुआ दिखेगा लेटली, ओके। रूल नंबर 8 पे आते हैं, फ्री एंड फ्रीली। फ्री एंड फ्रीली, फ्री मतलब मुफ्त का, दिल मेरा मुफ्त का,
और फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से, ठीक है। अ पेयर ऑफ सॉक्स इज फ्री विथ दीज शूज, इन जूतों के साथ एक जोड़ी मोजा जो है वो फ्री है, मुफ्त में है, ठीक है। तो फ्री का मतलब मुफ्त, आप समझ गए, और फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से। प्राची वांटेड टू लिव हर लाइफ फ्रीली, प्राची चाहती थी अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीना, तो फ्रीली क्या हो गया, स्वतंत्र रूप से। मीनिंग लिख लीजिएगा, बाकी रूल कोई खास नहीं है इसमें कि आपको बहुत रट्टा मारना है, बस मीनिंग समझ आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पोजीशन की। किसकी पोजीशन? तो भाई देखो, एक सेंटेंस के अंदर कई एडवर्ब्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उन एडवर्ब्स को कैसे आप पोजीशन करोगे, कौन सा पहले लिखोगे कौन सा बाद में लिखोगे, उसी बात को हमें पढ़ना है पोजीशन ऑफ एडवर्ब में, ठीक। तो देखिएगा, adverb of manner, place and time come after the object. If object is absent, they come after verb, ठीक है। तीन आपके एडवर्ब जो ज्यादा सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको शॉर्ट में हम और क्या बोलते हैं, एमपीटी भी बोलते हैं, ठीक है। मैनर, प्लेस एंड टाइम, ठीक। ये कहाँ आएंगे सेंटेंस में? मान लो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वहां पे प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में इनको लिख देंगे, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भाई सीधे से दिख रहा है आपको कि वर्ब के बाद ही लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद आएगा एमपीटी, ठीक है। और मान लो कभी कभी, चलो अभी मत मानो इतना, दो बातें याद रखो कि पूरा सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद लिखेंगे, सीधी बात, ठीक। कभी कभी आपको क्या देखने को मिलता है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ये कभी कभी वाली भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा है, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही हो गया सब्जेक्ट, स्पीक हो गया वर्ब, और इंग्लिश क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने लिख दिया फ्लुएंटली। कैसे बोलता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के सीधे बाद हमने लिख दिया क्या, फ्लुएंटली। ही स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, गलत हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कभी भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर या प्लेस और टाइम को नहीं लिखते हैं, ठीक है। लिखने का एक तरीका जो मैं अभी बोल रही थी, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप इसको क्या कर सकते हो, ये जो मैनर है ना, मैनर वाला एडवर्ब, इसको उठा के यहाँ भी लिख सकते हो, वर्ब से जस्ट पहले। ही फ्लुएंटली स्पीक्स इंग्लिश, सही हो जाएगा, ओके। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को आप वर्ब से जस्ट पहले भी यूज कर सकते हो, लेकिन किसी भी केस में आप वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब ऑफ मैनर को नहीं लेकर आओगे, गलत हो जाएगा। चलिए वही बात जो मैंने बोली कि अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो एडवर्ब ऑफ मैनर को अगर आप चाहो तो मेन वर्ब से जस्ट पहले भी यूज कर सकते हो, जैसे ही फ्लुएंटली स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। अगर ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम तीनों एक सेंटेंस में आ रखे हैं, तो आप क्या करते हो, सीक्वेंस उनका वही रहेगा, एमपीटी। पहले आप मैनर लिखोगे, फिर प्लेस लिखोगे, फिर टाइम लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सैंग वेल इन द पार्टी यस्टरडे, उसने गाया, कैसा गाया, एडवर्ब ऑफ मैनर, अच्छा गाया। कहाँ गया, कहाँ गाया, तो पार्टी में गाया। कब गाया, टाइम, तो यस्टरडे गाया, एमपीटी, ओके। नंबर 2 क्या कहता है, अगली बात पोजीशन वाला, वो क्या कहता है कि मान लो फ्रीक्वेंसी वाले, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब हैं, तो उनका दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, या तो मेन वर्ब से जस्ट पहले लगा दो, या फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दो। मेन वर्ब से जस्ट पहले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो सब्जेक्ट, फिर फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब, फिर वर्ब, फिर बाकी चीजें, ठीक। मान लो आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाते हो, तब क्या होगा, तब एक होगा खेल, जैसे आपने नो सूनर और देन में देखा था, हार्डली और व्हेन में देखा था। जैसे आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाते हो, तुरंत इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन दैट मींस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट के आगे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बची हुई चीजें, ओके। ये जो मैंने बात बोली है यहाँ लिखी है, पहले पहली वाली बात समझते हैं कि जो आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब के जस्ट पहले यूज कर सकते हैं। ही हैज नेवर सीन मी, क्या ये मैंने बताया नहीं है, बताया है नेवर वाली बात,
नेवर बहुत स्टार्टिंग में बताया था, जो आपकी आई थिंक सेकंड क्लास थी उसी में बताया था कि नेवर किस तरह से यूज करते हैं, मेन वर्ब के जस्ट पहले होता है हमेशा। तो नेवर सीन मी, शी विल फ्रीक्वेंटली विजिट यू, विजिट है मेन वर्ब, उसके जस्ट पहले लगा दिया। ही ऑट यूजली टू हैव मेट मी, मेट आपका वर्ब है, उसके पहले यूजली। अब आप कहोगे टू हैव कैसे, तो भाई हेल्पिंग वर्ब पूरी थी ऑट टू हैव, तो बचा हुआ टू हैव आप वर्ब का हिस्सा बना देते हो ना, तो इसलिए यूजली यहाँ पे आ जाएगा। ओके अगली बात, अगर यही एडवर्ब जो है स्टार्टिंग में आ जाए फिर क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा। जैसे कि सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली, पहले क्या लिखा था, ही सेल्डम कम्स टू दिल्ली, ठीक है। दूसरा तरीका हमने क्या किया, आगे लिख दिया, आगे लिखा तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बची हुई चीजें। नेवर शैल आई गो देयर, आई शैल नेवर, आई शैल नेवर गो देयर का क्या हो जाएगा, नेवर शैल आई गो देयर, ठीक है। नेवर आगे कर दिया तो हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट फिर बची हुई चीजें। नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, नो सूनर स्टार्टिंग में लगाया, आया हेल्पिंग वर्ब, फिर आया सब्जेक्ट, फिर बची हुई चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब आपके सेंटेंस में जो है आपका मेन वर्ब एब्सेंट है तब क्या करोगे, तो भाई जो भी आपका एडजेक्टिव दिख रहा है उसके पहले लगा दोगे, ठीक। अगली बात, इनफ को आप कहाँ यूज करते हो, जिसके लिए आया है उसके तुरंत बाद यूज करते हो, ठीक है। कैसे, राम इज रिच इनफ टू बाय अ कार, इनफ रिच नहीं, रिच इनफ, ठीक है। राम इज रिच इनफ टू बाय अ कार, ठीक। बाकी इसके अलावा, इनफ के अलावा जितनी भी एडवर्ब ऑफ डिग्री होती हैं वो पहले आती है, लेकिन इनफ क्या होता है, बाद में आता है। जैसे सोहन इज वेरी लेबोरियस, मैं ये नहीं बोलूंगी सोहन इज लेबोरियस वेरी, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री है उसमें इनफ इकलौती ऐसी एडवर्ब है जो जिसके लिए आई है उसके बाद यूज होती है, जबकि बाकी सब कहाँ होंगे, उसके पहले ही यूज हो जाएंगी, ठीक है। अगला, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट है क्या, नहीं इसके बाद भी है, लिखा है ओनली से जुड़ा हुआ कुछ, जरा आप देखिएगा एक बार, एक नजर देखिए इन सारे सेंटेंसेस को। ओनली शी सॉ माई ड्रेस, सिर्फ उसने मेरी ड्रेस देखी, शी ओनली सॉ माई ड्रेस, उसने मेरी ड्रेस सिर्फ देखी, शी सॉ ओनली माई ड्रेस, उसने सिर्फ मेरी ड्रेस देखी, शी सॉ माई ओनली ड्रेस, उसने मेरी इकलौती ड्रेस देखी, शी सॉ माई ड्रेस ओनली, उसने मेरी सिर्फ ड्रेस ही देखी, ओके। तो इतने सारे सेंटेंसेस हैं, सेम वर्ड है, बस पोजीशन का फर्क आ रहा है, तो आप बताइएगा कि मीनिंग क्या सेम है, अगर सेम है तो फिर इन्हें 5 बार क्यों लिखा गया है। ओनली सी सॉ माई ड्रेस मतलब सिर्फ, अरे यार, सिर्फ उसने मेरी ड्रेस देखी, किसने देखी, सिर्फ उसने देखी मतलब और किसी ने नहीं देखी। ओनली शी का है मतलब क्या, कि सिर्फ उसने देखी और किसी ने नहीं देखी। शी ओनली सॉ माई ड्रेस मतलब उसने मेरी ड्रेस सिर्फ देखी, यानी तारीफ नहीं की, सिर्फ देखी, ठीक है। शी सॉ ओनली माई ड्रेस, बाकी बहुत सारे लोग थे लेकिन उसने सिर्फ मेरी ड्रेस देखी, ओनली माई ड्रेस, सिर्फ मेरी ड्रेस देखी, ठीक है। शी सॉ
ओनली माई ड्रेस। अब शी सॉ माई ओनली ड्रेस, उसने मेरी इकलौती ड्रेस देखी। जो इकलौती ड्रेस मेरे पास है उसने बस वही देखी, बाकी ड्रेसें नहीं देखी है। ठीक है, शी सॉ माई ड्रेस ओनली, उसने सिर्फ मेरी ड्रेस देखी, उसने मेरी ज्वेलरी नहीं देखी, उसने मेरा पर्स नहीं देखा, उसने मेरी चप्पलें नहीं देखी, उसने मेरा मेकअप नहीं देखा, उसने मेरे बाल नहीं देखे। ठीक है, नौलखा हार पहन के आई थी वो नहीं देखा, सिर्फ ड्रेस देखी। तो देखो मीनिंग अलग हो जाती है सिर्फ पोजीशन बदलने से, वो भी सिर्फ एक शब्द की पोजीशन आपने बदली, मीनिंग पूरी बदल गई। ओके, तो ये चीजों का बहुत ध्यान देना है आपको, कॉम्प्रिहेंशन में भी और इधर भी। अगला नंबर 5 क्या कहता है? नंबर 5 कहता है इंटरोगेटिव एडवर्ब हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगेगा। कुछ नया है क्या? आपको पता है इंटरोगेटिव वर्ड्स स्टार्टिंग में तो लगता है भाई, तो इंटरोगेटिव जो आपके एडवर्ब होंगे वो भी स्टार्टिंग में लगेंगे। ठीक है, रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 मेरा फेवरेट है। मान लीजिए क्या होता है ना कि सेम काम है, ठीक, और दो बंदे मिलके कर रहे हैं, तुम भी वही काम कर रहे हो, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या आपका सेंटेंस होगा? सेम काम है और दो बंदे नहीं कर रहे, तुम भी नहीं कर रहे हो, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तो हमारा क्या सेंटेंस होगा? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? पहली बात क्या है कि दो लोग मिलके सेम काम को कर रहे हैं, ठीक है, तुम भी चिट्ठी लिख रहे हो, मैं भी चिट्ठी लिख रही हूँ, ठीक। दूसरा, तुम भी चिट्ठी नहीं लिख रहे हो, मैं भी चिट्ठी नहीं लिख रही हूँ, तो क्या स्ट्रक्चर होता है वही आपको देखना है। मान लो आप दोनों काम कर रहे हो, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। तो आप कैसे लिखते हो? देखो, शी वन द प्राइज, उसने प्राइज जीता, जीतने का काम शी ने किया। सो डिड हर सिस्टर, उसकी बहन ने भी प्राइज जीता। ठीक है, तो शी और उसकी बहन दोनों ने ही प्राइज जीता है, प्राइज जीतने का काम दोनों ने किया है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? पहला जो आपका क्लॉज होगा उसे तो हम वैसे लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी लिख लेंगे, यहाँ नहीं है तो नहीं लिखा है। ठीक है, फिर वर्ब लिखा और फिर ऑब्जेक्ट लिखा। उसके बाद क्या करते हैं? एंड लगा के हमको क्या करना है? सो लिखना है। एंड नहीं लगाना है तो भी चल जाएगा, कॉमा लगा दो। ठीक है, कॉमा लगा दो, लेकिन आगे क्या करना है? सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, दूसरा वाला। ठीक है, सो लगाया, हेल्पिंग वर्ब वन लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, तो सो डिड और फिर सब्जेक्ट हर सिस्टर। ऐसे ही आई एम राइटिंग अ लेटर, सो इज माई ब्रदर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मेरा भाई भी एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, एक्शन सेम है, दो लोग कर रहे हैं। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, आपने इसको एज इट इज लिख दिया, आप क्या लिखोगे? कॉमा लगाओ या एंड लगाओ, आपकी मर्जी। सो फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर दूसरा वाला सब्जेक्ट माई ब्रदर। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आप खुद से सोच के बना के लिखना। ठीक है, अब मान लो ये सेंटेंस तो आपका अफर्मेटिव था, अब अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाए तो, यानी जो आपका एक्शन है उसको दोनों ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्या होगा अगर दो सब्जेक्ट है लेकिन वो काम जो है नहीं कर रहे हैं, यानी सेम काम को नहीं कर रहे हैं, तो उसको समझेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही डज नॉट राइट वेल एंड नीदर डू आई, वो अच्छे से नहीं लिखता है, मैं भी अच्छे से नहीं लिखता हूँ, यानी ना लिखने का काम दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये जो पहला क्लॉज है एज इट इज आ जाएगा, ही डज नॉट राइट वेल। ठीक है, ही डज नॉट राइट वेल, उसके बाद एंड लगाएंगे, फिर क्या होगा? वैसे एंड की जगह कॉमा लगा दोगे तो भी चलेगा। मेन बात क्या है? ये नाइदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वाली, जब नेगेटिव होगा तो क्या लगाएंगे? नाइदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो नाइदर हेल्पिंग वर्ब डू सब्जेक्ट आई। अब आप कहोगे यहाँ डज है तो यहाँ डू क्यों लगाया? तो भाई जो अगला सब्जेक्ट होने वाला है उसके अकॉर्डिंग आप लगाते हो, तो आई के लिए आप डज नहीं लगाते हो, आप डू लगाते हो, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? नीदर या नाइदर डू आई। ओके, नेक्स्ट, शी विल नॉट लेंड मनी एंड नीदर विल ही, वो पैसे उधार नहीं देगी, वो भी नहीं देगा।
दोनों ही उधार नहीं देंगे, ठीक है। तो शी विल नॉट लेंड मनी, ये हो गया एज इट इज, जैसा होना चाहिए। फिर हम लिखते हैं एंड, फिर लिखते हैं नाइदर, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं दूसरा सब्जेक्ट। ओके तो हमने क्या देखा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, दोनों सब्जेक्ट सेम काम कर रहे हैं, तो पहली क्लॉज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, फिर लगाते हैं कॉमा या एंड लिख दो या कॉमा लिख दो, फिर लिखते हो सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट सेकेंड वाला, ठीक है। सेंटेंस नेगेटिव है तो पहला वैसे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉट भी लगा रहेगा, और उसके आगे या तो एंड लगा दो या तो कॉमा लगा दो, फिर लिखोगे नाइदर, फिर लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखोगे सेकेंड सब्जेक्ट, ठीक। अब आते हैं रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 बात करता है फेयरली और रादर की, फेयरली और रादर की बहुत ज्यादा आपने यूज करते हुए सुना होगा लोगों को और देखा भी होगा लिखा हुआ। अगर मैं बोलती हूँ टी इज फेयरली हॉट, अगर मैं बोलती हूँ टी इज रादर हॉट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? देखो फेयरली जो है एक आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, वाइल रादर एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, काफी ठीक ठाक, ठीक ठाक। ओके तो अगर मैं बोलती हूँ टी इज फेयरली हॉट, मतलब चाय जो है ठीक ठाक गर्म है, यानी पी सकते हो, कंज्यूमेबल है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ टी इज रादर हॉट, मतलब चाय ठीक ठाक गर्म है लेकिन इतनी गर्म है कि जीभ जला देगी, ठीक है। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव मीनिंग देता है रादर वाला, तो टी इज रादर हॉट। नंबर 11 क्या बात करता है, येट की, ठीक है। येट क्या होता है, येट का मीनिंग होता है अभी तक, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, काम है वर्ब, तो अभी तक क्या हो गया, एडवर्ब। येट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसका मतलब क्या है, अभी तक यानी अप टू द मोमेंट या टाइम ऑफ स्पीकिंग तक कोई काम नहीं हुआ है, नेगेटिव मीनिंग देता है। और कहाँ पे होगा ये, आपको कहाँ दिखेगा प्रेजेंट परफेक्ट में ही दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई बोल के ही लिख रही हूं, मेरे अलग नशे हैं, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग येट, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग येट, मतलब अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, साथ में येट नेगेटिव के साथ आता है, ठीक है। ये हो गया आपका येट का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे अच्छा एग्जाम्पल थे तो मैं जबरदस्ती इतना लिख रही हूँ। द पोस्टमैन हैज कम, हैज नॉट, अच्छा नॉट मुझे नहीं दिखा, द पोस्टमैन हैज नॉट कम येट, जो डाकिया है वो अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, मतलब जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक नहीं आया है। आई हैव नॉट टेकन माई मील येट, मैंने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है, अभी तक नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट। बस 3 चीजें याद रखनी है के बारे में, मीनिंग क्या है, अभी तक, नेगेटिव मीनिंग होती है, साथ ही साथ सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में दिखता है, दैट्स इट। रूल नंबर 12 क्या कहता है, वही जो अभी हमने देखा था कि एल्स के बाद क्या आता है, बट आता है, लेकिन एल्स के बाद क्या आता है, बट आता है, और देन किसके बाद आएगा, रादर के बाद आएगा, रादर के बाद क्या आएगा, देन आएगा। जैसे मैं बोलूं आई वुड रादर डाई देन बेग, भीख मांगने से बढ़िया मैं मरना पसंद करूंगा, तो रादर के बाद हमने क्या लगाया है, देन लगाया है। इट इज नथिंग एल्स देन शेयर फुलिशनेस, बोलने पढ़ने लिखने में मजा आ जाती है लेकिन ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इट इज नथिंग एल्स देन नहीं, एल्स है तो क्या आएगा, बट आएगा, इट इज नथिंग एल्स बट शेयर फुलिशनेस, ठीक है। राहुल हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू वर्क हार्ड, अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन, तो राहुल के पास कोई ऑप्शन नहीं था मेहनत करने के अलावा, मेहनत करने के अलावा, तो आप क्या करोगे, क्या लगाओगे यहाँ, बट नहीं लगाओगे, देन, क्योंकि बट किसके साथ आता है, एल्स के साथ आता है, ठीक है, तो देन कर दोगे। अगला, रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट हिज वाइफ, रोहित के पास बात करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ उसकी वाइफ है, ठीक है, सिर्फ उसकी वाइफ है। तो जब आपने यहाँ पे नो वन एल्स लगा दिया तो उसके आगे आपको क्या लगाना है, बट ही लगाना है, एक्सेप्ट भी नहीं लगाना है, देन भी नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, एक्सेप्ट हटाओ बट लगाओ, काम खत्म। क्या समझा, एल्स के बाद बट आएगा,
रादर के बाद देन आएगा, अदर के बाद देन आएगा। अभी आपने उससे पहले क्या पढ़ा, येट का पढ़ा, क्या मीनिंग होती है, अभी तक। नेगेटिव मीनिंग देगा, कहाँ मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। एक चीज और है जो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में दिखती है, जो हमने अभी पढ़ा था, क्या, लेटली, है ना, लेटली मतलब हाल फिलहाल में। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं एडवर्ब के अंदर जो आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट था, मैंने पढ़ा दिया है। इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आपको करना क्या है, अच्छे से इनकी नोट्स बनानी है, पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, रिवाइज जितना हो सके उतना करना है। कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका जो मेन बेसिक चीज होती है वो ये होती है कि आपके रिसोर्सेज मिनिमम हो बट आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन मैक्सिमम हो। ठीक, तो नोट्स में जितना कुछ रहेगा वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस करना क्या है, रिवीजन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको रिवाइज करना है चीजों को। ओके, तो आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।